हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दिया है, हर हाइड्रोजन को, चारों हाइड्रोजन को, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। तो ये टोटल कितने हो गए कार्बन के ऑर्बिट में, कार्बन के आउटर शेल में 2, 2 4, 2 6 और 2 8। भाई देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों को इसने दिया है, 4 हाइड्रोजन है तो चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 4 + 4 = 8, तो 8 हो गए, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये क्या माना जाएगा, स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है। इस तरह से जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो ऑक्टेट रूल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं माने जाते हैं, लेकिन उनको हम आगे की थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे कि वो स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल है। तो कैसे स्टेबल है, फिर कोई और थ्योरी उनको एक्सप्लेन करेगी। इस तरह से आपने देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं और करके C और 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉनों के बीच में डबल बॉन्ड और 6 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। जैसा कि आपने इससे पिछली वाली क्लास में पढ़ा था, केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती है, बॉन्डिंग के कितने कॉन्सेप्ट्स हैं और एक्चुअल बॉन्डिंग क्या होती है, और फिर रेयर बॉन्डिंग क्या है, वीक बॉन्डिंग क्या है। तो ये सब कुछ मैंने बता दिया था और उसमें ये बताया था लुईस एंड कोसेल थ्योरी ऑफ बॉन्डिंग भी है। फिर उसके बाद आपको जो पढ़ना है, फिर मेटालिक बॉन्डिंग है, और ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट है, वंडर वॉल बॉन्डिंग है, ये सब बताया था। उसमें से हम पहला पढ़ रहे थे ऑक्टेट रूल थ्योरी, यानी वही लुईस एंड कोसेल की थ्योरी। उसमें पहला आपका क्या था, पहला था आयोनिक बॉन्डिंग या फिर इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्डिंग। उसका दूसरा पार्ट है आपका कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग से कोवैलेंट कंपाउंड्स बनते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड्स कैसे बनते हैं वो हमको देखना है। तो कोवैलेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस मोड ऑफ बॉन्डिंग इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्डिंग और शेयर्ड पेयर ऑफ द बॉन्डिंग। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है और इसका रूल है कि 2 या 2 से ज्यादा एटम्स जो आपस में मिलते हैं उनमें से हर एटम इक्वल शेयरिंग करता है। मान लीजिए कोई एटम किसी और एटम को 2 इलेक्ट्रॉन देता है अपना, तो दूसरा वाला भी उससे 2 ही लेगा, और इस तरह से ये क्या होंगी, इक्वल शेयरिंग हो गई। तो इक्वल शेयरिंग से कोवैलेंट बॉन्ड बनता है। हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH4 है आपका मीथेन गैस। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए इसका एटॉमिक नंबर का याद होना जरूरी है, 1s2, 2s2 एंड 2p2। तो इस तरह से आपने देखा कि p ब्लॉक एलिमेंट है तो इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ns2np2 आ जाएगा, और हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब देखिए शेयर्ड पेयर में, यानी जो शेयरिंग हम दिखाते हैं वो किस तरह से दिखाते हैं। इलेक्ट्रोवायलेंट जब हम बॉन्ड बना रहे थे, इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, तो किस तरह से बना रहे थे, देखिए इसमें क्या करते हैं कि बीच में लेफ्ट हैंड एटम आमतौर से बीच में रखा जाता है, और इसके चारों तरफ से जो दूसरे एटम्स होते हैं, साइड एटम्स, उनको लिख दिया जाता है, यानी खास तौर से उनका क्या लिखा जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। कार्बन का हमने 4, तो इस तरह से आपने शो कर दिया, और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में ये 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो गई है। तो इस तरह से हम सर्कल कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हुआ और कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दिया है, हर हाइड्रोजन को, चारों हाइड्रोजन को, तो एक एक इलेक्ट्रॉन ही लेगा, ज्यादा नहीं लेगा और न तो इससे कम लेगा। तो ये टोटल कितना हो गए, कार्बन के ऑर्बिट में, कार्बन के आउटर शेल में 2, 2 4, 2 6 और 2 8। भाई देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों को इसने दिया है, 4 हाइड्रोजन है तो चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन लिया, तो 4 + 4 = 8, तो 8 हो गए, यानी कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो गया। इस तरह से इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है ये क्या माना जाएगा, स्टेबल कंपाउंड माना जाएगा। हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा होता है, हीलियम का डुप्लेट पूरा होता है। इस तरह से
जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करते वो ऑक्टेट रूल थ्योरी के अकॉर्डिंग स्टेबल नहीं माने जाते हैं, लेकिन उनको हम आगे की थ्योरी में एक्सप्लेन करेंगे कि वो स्टेबल है, एग्जिस्ट कर रहे हैं नेचर में। इसका मतलब ये है कि वो स्टेबल है। तो कैसे स्टेबल है, फिर कोई और थ्योरी उनको एक्सप्लेन करेगी। इस तरह से आपने देखा, तो इसको हम लिख सकते हैं और करके C, और दो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में सिंगल बॉन्ड, चार इलेक्ट्रॉनों के बीच में डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ पे सब सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बन जाएंगे, और हमने इस तरह से इसको शो कर दिया। अब आप देख रहे हैं ये जो स्ट्रक्चर है, पहला स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर को हम एक नाम देते हैं, इसका नाम है लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, डॉट फॉर इलेक्ट्रॉन, और इसमें बॉन्ड बना है तो इसका नाम दिया गया लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर, लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब अगर मान लीजिए ये तो कंबाइंड फॉर्म में हो गए, अलग अलग एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो हम करते हैं 1s2, 2s2 और 2p2। अब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, NH2 NP2 के फॉर्मेट में जब हम निकालेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं कार्बन के, और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स को हम शो कर देते हैं। इसी तरह से हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को एक को शो कर देते हैं। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को जब हम शो करते हैं एटम के ऊपर, तो इसको कहते हैं हम लुईस फार्मूला, क्या कहते हैं, लुईस फार्मूला, लुईस फार्मूला। जब हम किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉन को यानी आउटर इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जब हम उनको एटम के ऊपर शो कर देते हैं तो ये क्या होता है, आपका लुईस फार्मूला होता है। और लुईस फार्मूला को ही रख के एडजस्ट करके बॉन्ड बनाया जाता है। जैसे कि हमने यहां बनाया, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने लिखे, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन लिखे, फिर उसको शेयर कराया, शेयर कराने के बाद देखिए बॉन्ड बन गया, तो ये लुईस बॉन्ड स्ट्रक्चर बन गया और ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन गया। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मोर एग्जांपल्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड्स। जिस तरह से आपने इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस किया था, उसी तरह से कोवैलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था, पहली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, जो पहली प्रॉपर्टी होती है किसी भी चीज की, उसकी डेफिनेशन होती है। तो ये किस तरह से बने हैं वही लिख दीजिए, तो पहली तो यही हो जाएगी, दीज कंपाउंड्स आर फॉर्म बाई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज कोवैलेंट बॉन्ड और शेयर्ड बॉन्ड, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। खास तौर से ये बताइएगा कि इक्वल शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और जितने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है वो कोवैलेंसी कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि 1 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई तो इसकी कोवैलेंसी 1 होगी, और 2 की हुई तो 2 होगी। आमतौर से सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स। जब भी उनका आप बॉन्ड बनाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे तो आप उनमें देखेंगे कि सब में क्या बन रहा है, शेयरिंग हो रही है और कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल्स आ सकते हैं आपके सामने। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लिमिटेड हो जाएगा। आप अपने माइंड में रखिए कि सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, और बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कि वाटर है, अमोनिया है। इस तरह से बहुत सारा आप कंपाउंड देखेंगे कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये क्या है, ये शेयर्ड पेयर से बने हैं। जैसे Cl2 है, N2 है, O2 है, ये सारे के सारे, चाहे वो होमो न्यूक्लियर हो या हेटेरो न्यूक्लियर हो, सबके सब क्या है, ये कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं। तो इस तरह से आप डिस्कस कर सकते हैं इनकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स को, और इलेक्ट्रोवायलेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स से इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। आपने देखा था कि वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई था इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड्स का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा लो होगा क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं जनरेट हो रहा है, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब ये है कि कमजोर होंगे उनसे, इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड से, और इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा वीक हो जाएगा।
और फिर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे डिसॉल्व करने पे वाटर में, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड देखो कर रहे थे, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड में डिसॉल्व होने के बाद वो अपने आयनों में टूट जा रहे थे, ये नहीं टूट पाएंगे। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को। ये बहुत सारे शेप में, बहुत सारी ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उसके बाद फिर पेंटागोनल, बाईपिरामिड, ट्राइगोनल बाईपिरामिड, ट्राइगोनल, इक्विलैटरल, ट्राइएंगल वगैरह, ये सब जितने हैं, ऑक्टाहेड्रल, ये सब के सब जो कंपाउंड्स हैं ये डिफरेंट शेप्स और ज्योमेट्रीज में एग्जिस्ट करते हैं। तो इस तरह से इनके रिएक्शंस, आयोनिक रिएक्शंस खास तौर से नहीं होते हैं, और खास तौर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही मेन कोवैलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो इनके बीच में एक रिएक्शन मैकेनिज्म जो होती है वो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन की मैकेनिज्म होती है, या फिर उसमें आप जब एक SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो वो क्या होती है, ट्रांजिशन स्टेट मैकेनिज्म होती है। डिफरेंट स्पेस पे जब ये अरेंज होगा एटम्स तो डिफरेंट ज्योमेट्रीज और शेप बनाएंगे। तो इस तरह से आप कंपेयर कर लीजिएगा। इनमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ आइसोमेराइज्म पाई जाएगी। इनके अंदर एक बहुत ही खास कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि इलेक्ट्रोवायलेंट कंपाउंड में बहुत कम होती है या नहीं के बराबर होती है, आइसोमेराइज्म। ये आइसोमेराइज्म को भी शो करेंगे, मतलब इनका केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहेगा लेकिन इनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता रहेगा। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स पाए जाएंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स भी एक ब्रॉड टर्म है, के बारे में जितनी भी आप जानकारी लेंगे कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में, वही उनकी क्या हो जाएंगी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएंगी। तो आज आपने सीखा कि कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या है, ये कैसे बनते हैं, इनके बॉन्ड का क्या नेचर है, और ये पोलर भी हो सकते हैं, नॉन पोलर भी हो सकते हैं। पोलर और नॉन पोलर ये एक अलग से पढ़ने का टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको अब मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। देखिए इसका एक पार्ट और है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, किसी और वीडियो में वो भी डिस्कस करूंगा, और साथ ही साथ फिर इसी बॉन्डिंग से रिलेटेड यानी लुईस एंड कोसेल थ्योरी से ही रिलेटेड, ऑक्टेट रूल थ्योरी से ही रिलेटेड, इसका ड्रॉबैक, इसकी डीमेरिट वगैरह, लिमिटेशंस वगैरह, और फिर इसकी मेरिट, ये सब दोनों मिला करके डिस्कस करेंगे, और उस वीडियो में इस थ्योरी को हम फिनिश करेंगे। तो आज के लिए अख्तर सर को दीजिए इजाजत। ओके, बाय बाय।